आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन का नया लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी से रिलेटेड डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ पहले पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ PYQs भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पीरियोडिक फंक्शन क्या है। Function which repeats its nature after a fixed interval। ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। The width of interval is called period of periodic function। Period of function is denoted by T। ठीक है, मैथमेटिकली a function y equal to fx is said to be periodic if fx plus minus t equal to fx, जहाँ t जो है 0 से बड़ा होगा। ठीक है, फॉर फंडामेंटल पीरियड t जो है लीस्ट पॉजिटिव नंबर होगा बच्चों। ठीक है, अगर इस चीज को जो फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए fx इक्वल टू है sin x। ठीक है, तो यहाँ से देखिए fx प्लस टी को हम लोग fx करते हैं। अगर t इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाता है ना, t जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन x प्लस टी ये इक्वल टू होगा साइन x के। दिस इम्प्लाइज x प्लस टी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू एक्स के। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से t को x से इंडिपेंडेंट करना है, तो n जो है यहाँ n तो इंटीजर है, तो n का अगर वैल्यू 1 रखें, n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये होगा x प्लस टी इक्वल टू पाई माइनस एक्स। और ये देखिए t जो है ये हो गया पाई माइनस 2x, यानी t जो है x से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। अब n इक्वल टू अगर 2 भरें तो x प्लस टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई प्लस x, और देखिए t का वैल्यू हो गया 2 पाई। तो इस तरह से साइन x का पीरियड 2 पाई होता है और ये इसका फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है बच्चों, तो कोई फंक्शन पीरियोडिक होगा, जैसे साइन x का अगर ग्राफ देखें हम लोग तो साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, ये नीचे भी आएगा। तो आप देखिए ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, आगे भी जाएगा 3 पाई है और ये 4 पाई है। तो देखिए जो 0 से यहाँ से ग्राफ उठना स्टार्ट किया था, फिर यहाँ से 2 पाई से उठना स्टार्ट किया, तो ये जो विड्थ है ये कहलाएगा इसका फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ से अगर देखिए यहाँ पर हो गया माइनस पाई माइनस 2 पाई, तो यहाँ से यहाँ का पर भी देखिए फंक्शन यहाँ से उठना स्टार्ट किया है, फिर यहाँ से भी उठना स्टार्ट किया, तो ये विड्थ जो है वो 2 पाई है। ठीक है, तो नेचर फंक्शन अपना दोहराना चाहिए,
उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं बच्चों, आप इसको नोट कीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू है एक्स 1/x और x 0 के बराबर नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इस फंक्शन के बारे में अगर इसको देखें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन है। इस कांस्टेंट फंक्शन का अगर ग्राफ देखें तो एफ एक्स इक्वल टू 1, ये यहाँ पर एक डॉट बनाएगा और आगे निकल जाएगा। यहाँ पर एक डॉट है बच्चों, यहाँ एक डॉट होगा x इक्वल टू 0 पर और उसके बाद आगे बढ़ गया। तो देखिए ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सेम चीज दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। 0 के इधर अगर आप देखेंगे तो या लेफ्ट में या राइट में ये जो नेचर ग्राफ शो कर रहा है, ग्राफ में जो ये फोटो आ रहा है, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, उससे क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स। सपोज कीजिए ये फंक्शन दिया है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाय साइन एक्स। कब? जब साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी होगा 1 जब एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। तब इसका अगर ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ देखिए, सबसे पहले ये हुआ 0, ये हुआ पाई, ये हुआ 2 पाई, ये हुआ 3 पाई, ये हुआ 4 पाई। ठीक है, और इधर अगर आप आएंगे तो इधर होगा माइनस पाई, ये होगा इधर -2 पाई, और इस तरह से चलता रहेगा। तो 0 पर देखिए एक डॉट, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पर डॉट, फिर यहाँ पर डॉट, इस तरह करके ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली यहाँ भी। तो देखिए यहाँ पर ये फंक्शन कांस्टेंट है, लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन है। देखिए इसका इंटरवल जो है वो पाई है, हर पाई पर अपना नेचर ये दोबारा, ये डॉट दोबारा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक है और ये पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए इसका नेचर जो है वो रिपीट करना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन का नेचर रिपीट होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा। अब इसमें एक थोड़ा सा नोट करने वाली बात है बच्चों कि इफ अगर कहीं लिखा है आपको एफ एक्स प्लस 1 या एफ एक्स प्लस के इक्वल टू कुछ भी दिया है, मान लीजिए n दिया है। ठीक है, यहाँ n कोई नंबर है, कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा। ठीक है, ये फंक्शनल इक्वेशन एक टॉपिक है मेरा, उस पर आप देखेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको दोबारा से देखते हैं कि x के जगह हम लोग अगर x प्लस के से इसको रिप्लेस कर दिया, x के जगह पर x प्लस के, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस के प्लस एफ एक्स प्लस 2k और ये n। अब ये चूंकि ये दोनों बराबर है, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड भी बराबर कर दीजिए, एफ एक्स प्लस के, और ये बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस के प्लस एफ एक्स प्लस 2k, और ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आप देख लीजिए एफ एक्स प्लस 2k इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये फंक्शन का पीरियड जो है ये हो गया 2k। ये फंडामेंटल पीरियड नहीं है बच्चों, ये सिर्फ इसका पीरियड है। तो ये चीज़ भी सवाल में यूज होता है। ठीक है, यहाँ n 0 भी हो सकता है, मतलब n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का फॉर्म आए तो समझ जाइए इसका पीरियड 2k है। ओके, आगे प्रॉपर्टी कुछ देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन का। ठीक है, तो
फंडामेंटल फंक्शंस एंड देयर पीरियड्स। तो देखिए यहाँ से ये फंक्शन है इधर और ये इसका पीरियड है। ठीक, तो पहला है एल्जेब्रिक फंक्शन। जो कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो, रूट एक्स हो, ये सब का फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, कांस्टेंट फंक्शन अगर है और वो कंटिन्यूअस है तो इसका कांस्टेंट फंक्शन है तो ये पीरियोडिक होगा, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड बताना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात, साइन टू द पावर mx कॉस टू द पावर mx, ठीक है, सेक टू दी पावर mx कोसेक टू दी पावर mx। ठीक है, तो इसका पीरियड होगा 2 पाई अगर m जो है ऑड नंबर है। ठीक है, और साइन टू दी पावर mx कॉस टू दी पावर mx सेक टू दी पावर mx कोसेक टू दी पावर mx। ठीक है, इसका पीरियड पाई होगा अगर m इवन नंबर है। ठीक है, और पांचवा में अगर देखें तो tan टू दी पावर mx cot टू दी पावर mx, इसका पीरियड हमेशा पाई होगा, m इवन ऑड या फ्रैक्शन कुछ भी हो। ठीक है, m जो है इवन हो, ऑड हो या फ्रैक्शन हो, इसका पीरियड पाई होगा। अगला देखें तो साइन टू दी पावर mx कॉस टू दी पावर mx से लेके कोसेक टू दी पावर mx तक, मतलब बीच में साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक सब है, इसका पीरियड पाई रहेगा, m बिलोंग्स टू रियल के लिए। ठीक है, इवन ऑड कुछ भी रहे। सातवां देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो इसका ये पीरियोडिक होता है 1 के। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सिंपल सा फंक्शन है जिसका पीरियड्स फंडामेंटल पीरियड और पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना होगा आपको कि अगर सवाल बना, और ये फंक्शन में भी हम लोग डिटेल में इसको और भी पढ़ेंगे, तो इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम लोग देखें, इफ f(x) इज ए पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड t, then period of root f(x) is t, log f(x) is t, f(x) स्क्वायर का पीरियड भी t होगा, e टू दी पावर f(x) का पीरियड भी t होगा। ठीक है, और a टू दी पावर f(x) का पीरियड भी t होगा। इस तरह का जितना भी फंक्शन है, और भी अगर हम लोग देखें, मॉड ऑफ f(x) इसका पीरियड भी t होगा। ठीक है, तो ये सब फंक्शन का बच्चों पीरियड t होगा।
और इसका प्रॉपर्टीज में और देखें तो ये पहला प्रॉपर्टी था, ये दूसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी है, ये पहला प्रॉपर्टी था, ये दूसरा है कि पीरियड ऑफ एफ ए एफ एक्स प्लस माइनस बी इज टी, ठीक, पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस बी इज टी, पीरियड ऑफ एफ एक्स बाय ए इज टी, पीरियड ऑफ 1 बाय ए एफ एक्स प्लस माइनस बी इज टी, ठीक है। 3 4 और लास्ट देखें तो पीरियड ऑफ एफ ए एक्स प्लस माइनस बी इज टी बाय मॉड ए। मतलब अगर किसी फंक्शन में x के साथ अगर छेड़छाड़ आप करते हैं, x के साथ एक को छोड़ के और कोई मल्टीपल है तो पीरियड उसी समय इफेक्टेड होता है। बाकी आप फंक्शन में कहीं भी जोड़ जाड़ कुछ भी कर दें, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करें, उससे पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही x का मल्टीपल एक छोड़ के कुछ भी आया तो उसका पीरियड t बाय मॉड ए हो जाएगा। तो इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों। चलिए और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। कि इफ एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस या इसी तरह कुछ भी ए एफ एक्स प्लस माइनस बी जी एक्स, ठीक है, और एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स डिवाइड बाई एच एक्स, कुछ भी आप ले सकते हैं, कंपोजिशन किसी भी तरह के फंक्शन का कर सकते हैं, ठीक है। इफ T1 T2 are period of fx and gx respectively, then period of hx is पहला LCM of T1 T2 if hx is not a odd function। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये इसका एलसीएम T1 T2 का आप तभी लेंगे जब hx ऑड फंक्शन नहीं है, ठीक है। हर केस में T1 T2 का एलसीएम लेके आप नहीं बता सकते हैं कि hx का पीरियड जो है इसका एलसीएम ही होगा। ये तभी होगा जब hx ऑड फंक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा हाफ इंटू एलसीएम ऑफ T1 T2 इफ fx and gx are comparable complementary function and hx is even function, ठीक है। इसका बहुत जगह यूज होता है बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इस पर कुछ सवाल। जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल में fx इक्वल टू साइन 3x है। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो आप सोचिए यहाँ पहले अगर साइन x है, इस पर ऑड पावर है तो इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई। अगर साइन x होता है तो इसका पीरियड होता है 2 पाई। यहाँ x के साथ 3 गुना है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। दूसरा फंक्शन देखते हैं कि अगर fx इक्वल टू है
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो दोनों फंक्शन है वो एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। साइन कम्प्लीमेंट्री है कॉस का, कॉस कम्प्लीमेंट्री है साइन का, है ना। टेन कम्प्लीमेंट्री है कॉट का, कॉट कम्प्लीमेंट्री है टेन का, सेक कोसेक का और कोसेक सेक का। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो अब जैसे देखिए कि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका पीरियड क्या होगा, पाई। साइन पर अगर इवन पावर है तो उसका पीरियड पाई होगा, इसका भी पीरियड पाई होगा। लेकिन ये पूरा फंक्शन अगर आप देखें, ये पूरा फंक्शन इवन है, x के जगह माइनस एक्स अगर भरिएगा तो दोबारा यही फंक्शन आ जाएगा। तो इसका जो पीरियड होगा हाफ इंटू एलसीएम ऑफ पाई और पाई होगा, यानी हो जाएगा ये पाई बाई 2। ठीक है, तीसरी कहानी को देखें तो मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू है कॉस ऑफ साइन एक्स, इसका पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखें इस फंक्शन का पीरियड जो है वो 2 पाई है। ये पूरा फंक्शन का पीरियड, ये अंदर वाले फंक्शन का पीरियड 2 पाई है। ठीक है, लेकिन ये पूरा फंक्शन इवन है, एफ एक्स एक इवन फंक्शन है। तो ये एफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 पाई यानी पाई। ठीक है, इसका पीरियड हो जाएगा पाई। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस एक्स, इसका भी अगर कीजिएगा तो फंडामेंटल पीरियड सिमिलरली इसी तरह पाई आएगा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं, कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का पीरियड पाई 2 पाई होगा, हम लोग जानते हैं, और पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होगा, पूरे फंक्शन का पीरियड पाई होगा। कॉस ऑफ साइन एक्स का पीरियड अभी हम लोग देखे थे, कॉस ऑफ साइन एक्स का पीरियड पाई था और कॉस ऑफ कॉस एक्स का पीरियड भी पाई था। लेकिन ये पूरा फंक्शन एफ एक्स को अगर देखें तो एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एलसीएम ऑफ पाई और पाई, तो क्या हो जाएगा ये पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, तो जो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करके हम लोग पीरियड निकालते हैं ये शॉर्ट तरीका है, और कब हाफ लेना है और कब हाफ नहीं लेना है ये आपको क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना बेसिक नॉलेज अगर है आपके पास पीरियोडिक फंक्शन का तो आप सवाल को बना सकते हैं। तो ये बच्चों पीरियोडिक फंक्शन का बेसिक नॉलेज हम लोग लिया। ठीक है, डिटेल में जाने के लिए हम लोग को फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या है कि अगर आप a से b एफ एक्स डी एक्स करते हैं तो आप यहाँ पर अगर इस x को x एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप x प्लस सी कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों लिमिट में यहाँ पर b माइनस सी और यहाँ a माइनस सी डी एक्स करेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप a से b एफ एक्स डी एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप प्लस करेंगे तो अंदर में आपको माइनस करना होगा। ठीक है, इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर ग्राफिकली आप देखें, मान लीजिए ये पॉइंट है x इक्वल टू ए और ये पॉइंट है x इक्वल टू बी, और यहाँ से यहाँ तक में आप कोई एक ग्राफ लिए। ठीक है, ये ए से बी तक के बीच में ये ग्राफ है, इसका एरिया तो एक ही होगा। इस फंक्शन को इधर उधर कहीं भी नचा दीजिए तो इसका ग्राफ तो वही रहना है। अब इसको सी यूनिट पीछे करेंगे तो ये पॉइंट ए माइनस सी हो जाएगा और ये पॉइंट बी माइनस सी हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही ग्राफ, वही ग्राफ इधर आ गया है, ठीक है। सिमिलरली इसी ग्राफ को बच्चों अगर यहाँ आगे कर दिया जाए तो ये होगा a प्लस सी और यहाँ होगा b प्लस सी, एक्स का वैल्यू। और इसको आगे अगर करके देखें सेम ही ग्राफ, एरिया तो सेम ही होगा, ठीक है। तो आप इसको अगर आप a1 बोलते हैं तो ये भी a1 है और ये भी a1 है, ठीक है। ये तीनों बराबर ही है, यानी a1 a2 और a3 भी बोलते हैं। तो एरिया जो होगा a से b fx dx वो a1 के बराबर होगा, a2 के बराबर होगा, a3 के बराबर होगा, क्योंकि एरिया चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये जो a1 है आपका a माइनस सी से b माइनस सी। और यहाँ फंक्शन क्या हो गया है, f x प्लस सी डी एक्स। फंक्शन को आप यानी इस ग्राफ को c यूनिट पीछे किए हैं आप, ये फंक्शन आपका हो गया है y इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये फंक्शन है आपका y इक्वल टू, ये सॉरी बच्चों x प्लस सी है, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी, ठीक है। तो और a2 है आपका a से b एफ एक्स डी एक्स, और a3 है आपका a प्लस सी से b प्लस सी एफ एक्स माइनस सी, ठीक है। फंक्शन को हम लोग ट्रांसलेट किए हैं एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है। ये वैसा ही है जैसा आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पढ़ते हैं कि एफ एक्स प्लस सी का ग्राफ एफ एक्स के मदद से कैसे निकालेंगे। तो सिमिलरली वैसा ही है, अगर यहाँ पर एक्स के साथ जोड़ा हुआ है कुछ, तो आपको जैसे सी यूनिट जोड़ा हुआ है तो ओरिजिनल फंक्शन से सी यूनिट पीछे हम लोग ग्राफ ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। एनालिटिकली भी इसको आप देख सकते हैं, ये ग्राफिकली हुआ, एनालिटिकली हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को अगर देखें यहाँ से इसका प्रूफ, ग्राफिकली प्रूफ देख चुके हैं, अब यहाँ से देखें इसका प्रूफ, इस फंक्शन का, इस इंटीग्रल का प्रूफ देखते हैं। तो RHS हम लोग का a माइनस सी से b माइनस सी एफ एक्स प्लस सी डी एक्स, पुट कर देते हैं x प्लस सी को z, ठीक है। तो dx का वैल्यू हो जाएगा dz, x का वैल्यू जब a माइनस सी होगा, जब x इक्वल टू होगा a माइनस सी के, तो z का वैल्यू होगा a माइनस सी प्लस सी यानी a, और जब x का वैल्यू होगा b माइनस सी के, तो z का वैल्यू हो जाएगा b माइनस सी प्लस सी यानी b। तो RHS जो होगा जहाँ a माइनस सी है वहाँ होगा z का वैल्यू a, और ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा एफ जेड डी जेड। इसको आप लिख सकते हैं a से b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सिमिलरली इसका प्रूफ अगर देखें, ठीक है, ये प्रूफ था पहला का और ये सेकेंड वाले का प्रूफ है। तो इसका प्रूफ अगर देखें तो RHS हम लोग के पास a प्लस सी से b प्लस सी एफ एक्स माइनस सी डी एक्स। यहाँ पर भी हम लोग करते हैं, पुट कर दिए x माइनस सी को z, तो यहाँ से dx हो गया dz, when x इक्वल टू a प्लस सी, z का वैल्यू क्या होगा a होगा, ठीक है। a प्लस सी यहाँ भर दीजिएगा तो c कैंसिल हो जाएगा, z का वैल्यू a आ जाएगा, और when x इक्वल टू b प्लस सी तो z का वैल्यू b आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल है ये टूट के बनेगा a से b एफ जेड डी जेड, जिसको आप बोल सकते हैं a से b एफ एक्स डी एक्स। तो दोनों तरह से ये प्रूफ हो चुका है बच्चों। ये बहुत काम का प्रॉपर्टी है और सवाल के दौरान ये लगता है बच्चों, ठीक है। ओके, तो हम इसको इरेज करते हैं, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ग्राफ को, मतलब ग्राफ को दबा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या है, a से b एफ एक्स डी एक्स
ए बराबर एफ के एक्स। देखिए यहाँ पर x के साथ आप k गुना कर रहे हैं, यहाँ भी k गुना कर रहे हैं, यहाँ लेकिन लिमिट में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। यहाँ जितना गुना किए हैं, यहाँ सेम नेचर है, यहाँ भी k से गुना कर रहे हैं, यहाँ भी k से गुना कर रहे हैं, लेकिन लिमिट में k से डिवाइड कर रहे हैं। तो उसी का दूसरा रूप क्या हो सकता है, इसी का दूसरा रूप हो सकता है कि a से b एफ एक्स डी एक्स अगर आप कर रहे हैं, यहाँ पर एफ एक्स बाई के कर रहे हैं, तो यहाँ भी होगा 1/k यहाँ डिवाइड किए गुना किए, तो यहाँ भी 1/k से, लेकिन लिमिट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ग्राफ को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखते हैं 1 से। तो RHS है आपके पास k a/k से b/k f kx dx, ठीक है। पुट कर देते हैं kx को z, तो dx का वैल्यू 1/k dz हो जाएगा, और when x इक्वल टू a/k तो z इक्वल टू हो जाएगा a के, और when x इक्वल टू b/k तो z का वैल्यू हो जाएगा b। तो जो RHS है वो आपके पास आएगा k इंटू एफ के एक्स के बदले एफ जेड इंटू 1/k डी जेड, और a से b, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास a से b एफ जेड डी जेड, जिसको आप बोल सकते हैं a से b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ हुआ। सेकेंड वाले का भी प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले का प्रूफ देखते हैं। तो a से b है एफ एक्स डी एक्स, ये हम लोग को प्रूव करना है 1/k, a के से यहाँ b के होगा बच्चों, b के एफ एक्स बाई के डी एक्स, ठीक है। RHS लेते हैं, और ये है 1/k a के से b के एफ एक्स बाई के डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं x बाई के को z, तो dx हो जाएगा k dz, यानी x का वैल्यू हो गया है kz, ठीक है। तो when x इक्वल टू a के, x का वैल्यू a के भरेंगे तो z का वैल्यू a आएगा, और x का वैल्यू b के भरेंगे तो z का वैल्यू b आएगा, ठीक है। x का z का वैल्यू a और z का वैल्यू b आया। तो RHS हम लोग के पास हो गया 1/k, a के तो a है, b के तो b है, f x बाई k का वैल्यू z है, और dx का वैल्यू k dz है। k से k खत्म हुआ तो बचा a से b एफ जेड डी जेड, इसको आप बोल सकते हैं a से b एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से भी ये प्रूव हो गया बच्चों। तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, इस पर हम लोग कुछ 1-2 सवाल देखते हैं। तो बच्चों ये 4 एग्जांपल है जिससे आपको बनाने के बाद इस प्रॉपर्टी पर कमांड आ जाएगा। तो देखते हैं पहला सवाल। तो I1 और I2 का जोड़ निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो पहले I1 अगर देखें तो ये होगा -4 से -5 e⁻x + 5 का होल स्क्वायर dx। हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तो हम लोग चाहेंगे यहाँ पर ये 5 नहीं रहे, तो यहाँ अगर माइनस कर रहे हैं तो यहाँ प्लस करना होगा। तो यहाँ कीजिए -4 + 5 -5 + 5 और e⁻x + 5 - 5 का होल स्क्वायर dx। इस तरह के सवाल में बच्चों लिमिट को सेम बनाते हैं, ठीक है। जहाँ जो लिमिट बना रहे हैं रिड्यूस करके वही लिमिट सेकेंड वाला का भी बना के उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0 और e⁻x² dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं -0 से 1 e⁻x² dx। ये हम लोग का I1 आया। अब हम लोग I2 देखते हैं।
I2 है 3, 1/3 से 2/3 और e⁻⁹ 9x माइनस 2/3 होल स्क्वायर dx। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि अगर हम यहाँ 2/3 जोड़ें, ठीक है, यहाँ 2/3 अगर जोड़ें तो यहाँ भी 2/3 घटाना होगा, ठीक है। तो करते हैं भाई, 1/3 माइनस 2/3 और 2/3 माइनस 2/3 और e⁻⁹ 9x माइनस 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर और यहाँ dx। ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा ये -1/3 और ऊपर आ जाएगा 0 और e⁻⁹ 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी e⁻3x का होल स्क्वायर dx होगा। अब अगर यहाँ पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ 3x का स्क्वायर है, अगर हम लोग पुट कर दें 3x को z, ठीक है, तो dx इक्वल टू 1/3 dz हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखिए 3x को हम लोग -z पुट कर देते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि हम लोग को एक लिमिट 1 मिले, ठीक है। तो dx का वैल्यू -1/3 dz हो जाएगा। और यहाँ से देखिए जब x का मान -1/3 होगा तो z का मान 1 हो जाएगा। x का मान -1/3 अगर भर देंगे तो z का मान 1 हो जाएगा और x का मान 0 भरिएगा तो ये 0 होगा, e⁻z² इंटू -1/3 dz। और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया क्या, -1 से 0 e⁻z² dz। इसको आप लिख सकते हैं 0 से 1 e⁻z² dz, जिसको आप लिख सकते हैं 0 से 1 e⁻x² dx, ठीक है। ये हो गया आपके पास I2। तो I1 का मान आपके पास है, I2 का वैल्यू निकल गया 0 से 1 e⁻x² dx। अब ये दोनों का लिमिट सेम बना दिया गया है। अब I1 प्लस I2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ के बाद आप कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, बिना सब्स्टिट्यूशन लगाए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सेकेंड नंबर सवाल। सेकेंड नंबर सवाल में बोला गया है कि fx का वैल्यू है 0 से x e⁻t/t dt, जहाँ x 0 से बड़ा है, और प्रूव करने बोला गया है 1 से x e⁻t dt by t प्लस a इज इक्वल टू e⁻a fx प्लस a माइनस f1 प्लस a, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग fx प्लस a निकालते हैं। जहाँ x है वहाँ x प्लस a भरेंगे, तो 0 से x प्लस a e⁻t/t dt, ठीक है। और f1 प्लस a क्या हो जाएगा, f1 प्लस a होगा x के जगह 1 प्लस a भरेंगे, तो 0 से 1 प्लस a e⁻t/t dt, ठीक है। अब हम लोग RHS लिए, RHS का वैल्यू है e⁻a fx प्लस a माइनस f1 प्लस a, ठीक है। ये हो गया e⁻a fx प्लस a का वैल्यू भरे तो 0 से x प्लस a e⁻t/t dt माइनस 0 से 1 प्लस a e⁻t/t dt, ठीक, ओके। e⁻a, यहाँ पर देखिए ये 0 से x प्लस a है और यहाँ 0 से 1 प्लस a है, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो इसको हम लोग लेते हैं 0 से a, ठीक है, या 0 से x e⁻t/t dt, ठीक है। और या फिर एक चीज और भी कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक चीज और भी कर सकते हैं, इसके बाद बच्चों हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 0 से x प्लस a e⁻t/t dt
और इसका लिमिट को अगर चेंज कर दें तो 1 प्लस ए से 0 e टू दी पावर t बाई टी डी टी। ठीक है, तो अब अगर आप इस दोनों को अगर लगाएं 1 प्लस ए से 0 और 0 से x प्लस ए, ये डायरेक्ट हो जाएगा हम लोग के पास 1 प्लस ए से x प्लस ए ई टू दी पावर t बाई टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a दोनों में जुड़ा हुआ है, अगर इस a को खत्म करें तो यहाँ t के जगह t माइनस ए भरना होगा। जहाँ जहाँ t है वहाँ t माइनस ए अगर भरें तो ये a खत्म हो जाएगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। तो e टू दी पावर माइनस ए, यहाँ अगर हम लिखें 1 से x तो यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर t माइनस ए। यहाँ a घटा रहे हैं तो यहाँ a जोड़ना होगा बच्चों, और यहाँ हो जाएगा t प्लस ए। ठीक है, इसमें a घटा रहे हैं, इसमें भी लिमिट में a घटा रहे हैं, तो यहाँ जो पैरामीटर है t उसमें a जोड़ना होगा। ठीक है, तो इसमें a जोड़ दिए। तो अब यहाँ से देखिए ये हो गया e टू दी पावर माइनस ए, और 1 से x e टू दी पावर t इंटू ई टू दी पावर a बाय t प्लस ए डी टी। अब यहाँ t वेरिएबल है तो e टू दी पावर माइनस ए और e टू दी पावर a खत्म हो जाएगा, दोनों जुट के e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। तो बचा आपके पास 1 से x e टू दी पावर t बाई टी प्लस ए, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 3, और वो है i इक्वल टू 0 से 1 मॉड ऑफ साइन 2 पाई एक्स डी एक्स। तो हम लोग को साइन मॉड ऑफ साइन एक्स के बारे में पता है, तो अगर 2 पाई से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पर भी डिवाइड करना होगा, यानी 0 इंटू 2 पाई। यहाँ अगर डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, मॉड ऑफ साइन 2 पाई एक्स बाय 2 पाई, यहाँ आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2 पाई 1 इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा 1 बाई 2 पाई 0 से 2 पाई, और मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स का अगर आप ग्राफ देखें, ऐसे तो इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आराम से अगर देखें तो 0 से पाई यहाँ हुआ और पाई से 2 पाई हुआ, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। हर एक पार्ट का एरिया 2 यूनिट होता है, मतलब 0 से पाई बाई 2 भी आप अगर दिमाग में रखें, साइन एक्स डी एक्स, या 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स, ये होता है 1। तो देखिए यहाँ पाई बाई 2 आएगा, यहाँ 3 पाई बाई 2 आएगा, तो एक ही जैसा एरिया 4 बार है, इसका वैल्यू टोटल का हो जाएगा 4, तो 4/2 पाई, ये हो जाएगा 2/पाई। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों तीसरा नंबर। चौथा नंबर सवाल देखें। प्रूव करने बोल रहा है 0 से x e टू दी पावर जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 4, 0 से x e टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 डी जेड। ठीक है, तो LHS लेते हैं, और ये है 0 से x e टू दी पावर जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, ओके, तो यहाँ से है 0 से x e टू दी पावर माइनस कॉमन लिए जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स डी जेड, माइनस कॉमन ले लिए इस दोनों में, ये होगा 0 से x e टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2 x और जेड बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 4 और माइनस जेड स्क्वायर बाई 4।
और यहाँ x²/4 और यहाँ भी x²/4। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 0 से x e⁻⁻ z -x/2 का होल स्क्वायर और प्लस ये माइनस और माइनस करेंगे तो x²/4 और यहाँ dz आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये e पर टोटल पावर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से x e⁻x²/4 इंटू e⁻⁻ z -x/2 का होल स्क्वायर dz। ये z का फंक्शन है नहीं, ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं e⁻x²/4 0 से x और यहाँ हो गया e⁻z -x/2 का होल स्क्वायर dz, ठीक। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को लाना है 0 से x e⁻⁻ z²/4 dz, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, z -x/2 की जगह पर बच्चों पहले इसको लिख लिया जाए, और z -x/2 की जगह पर अगर z/2 रखें, x की जगह पर z/2, ठीक है। z -x/2 अगर यहाँ पर आएगा z/2 तो ये हो जाएगा z²/4, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर से अगर देखें तो e⁻, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ हो गया x और यहाँ पर एक माइनस छूट गया बच्चों, तो माइनस डाल दीजिए z -x/2 का होल स्क्वायर dz। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को z²/4 लाना है, ठीक है। तो z² लाने के लिए हम लोग को यहाँ x/2 जोड़ना होगा, तो यहाँ पर x/2 अगर जोड़ना होगा तो यहाँ पर घटाना होगा। तो यहाँ पर से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻x²/4 और यहाँ अगर घटाना होगा तो ये हो जाएगा -x/2 और ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा e⁻⁻z² dz, ठीक है। और यहाँ से बच्चों हम लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल इंटीग्रल बनेगा x²/4 और -x/2 से x/2 है, ठीक है। तो इसको हम, चूंकि ये एक इवन फंक्शन है e⁻⁻z², तो इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख सकते हैं 2 × 0 से x/2 और e⁻⁻z² dz। लेकिन हम लोग को लाना है z²/4, तो यानी यहाँ पर 2 से हम लोग को डिवाइड करना होगा, 2 × e⁻x²/4 इंटू यहाँ पर अगर हम लोग z/2 का स्क्वायर करें, यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड करना होगा 2 से, जितना यहाँ कर रहे हैं उतना ही यहाँ करना होगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻x²/4 और यहाँ हो जाएगा 0 से x e⁻⁻z²/4 dz। तो वही हम लोग को लाना था बच्चों, वही आ गया है, ठीक है। यहाँ पर जो अंदर में आर्गुमेंट के साथ अगर आप डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी उसी नंबर से डिवाइड करना होगा, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। जो यहाँ काम करेंगे वही काम यहाँ करना होगा, लेकिन उसका उल्टा लिमिट के साथ करना होगा। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई किए हम लोग, 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई किए, जैसे यहाँ z/2 था, यहाँ डिवाइड किए तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए, x/2 × 2 x हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का यूज इसी तरह करते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्टिंग का, और सवाल के दौरान भी हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज में आते हैं, ठीक है।
पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर्टी कि इफ टी इज पीरियड ऑफ एफ एक्स देन पहला 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होगा n इंटू 0 से t एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए बच्चों, अगर अब t अगर पीरियड है एफ एक्स का तो इसका मतलब एफ एक्स प्लस टी, एफ एक्स प्लस 2t, और इस तरह करके आप जितना भी जाए आगे एफ एक्स प्लस 3t। t का पीरियोडिक है तो ये लास्ट में हो जाएगा किसके, एफ एक्स। ठीक है, माइनस भी करेंगे तो भी एफ एक्स के बराबर होगा, एक्स माइनस टी, एक्स माइनस 2t, एक्स माइनस 3t भी करेंगे तो भी एफ एक्स के बराबर होगा। ये कंडीशन जहाँ यहाँ पर n क्या है बच्चों, n है नंबर ऑफ साइकिल। अगर ग्राफिकली देखें आप, ग्राफिकली देखें तो मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, ठीक है, और ये अप टू n टर्म्स तक रिपीट हुआ है। ठीक, ये है 0, t, 2t, 3t, 4t अप टू n-1t और ये nt। ठीक है, तो आप देखिए टोटल का एरिया अगर आप निकालें, मान लीजिए इसका एरिया है a, ठीक है, इसका एरिया a है, मतलब 0 से t एफ एक्स डी एक्स का एरिया a है अगर, तो टोटल का एरिया निकालेंगे तो na होगा, तो वही n है, n है नंबर ऑफ साइकिल, और ये बराबर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय पीरियड। यानी यहाँ जो n है वो अपर लिमिट है, यानी nt माइनस लोअर लिमिट बाय t, यानी n। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ग्राफिकली और एनालिटिकली भी देख सकते हैं कि 0 से अगर इसका प्रूफ अगर देखें, 0 से nt एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से t एफ एक्स डी एक्स प्लस t से 2t एफ एक्स डी एक्स प्लस 2t से 3t एफ एक्स डी एक्स प्लस इसी तरह 3t से 4t एफ एक्स डी एक्स अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, तो इसको तो हम लोग को रखना है, तो 0 से t एफ एक्स डी एक्स प्लस इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाए बच्चों। यहाँ अगर t जोड़ेंगे तो यहाँ t घटाना होगा, तो ये t माइनस टी 0 हो जाएगा और 2t माइनस टी t हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एफ एक्स प्लस टी। ठीक है, यहाँ पर नीचे 0 बनाना है, तो यहाँ एफ एक्स प्लस 2t अगर करें तो यहाँ पर 2t में 2t गया 0, 3t में 2t गया t बचेगा, और यहाँ पर 2t जोड़ा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ एफ एक्स प्लस 3t अगर कर रहे हैं, देखिए किस तरह से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। जनरली ग्राफ दिखा के बच्चों को बता दिया जाता है कि ऐसे ही प्रूफ हो जाता है, लेकिन आपको ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आना चाहिए बच्चों। ठीक है, बहुत सारे सवाल में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होता है। तो यहाँ पर अगर आप 3t जोड़ रहे हैं तो यहाँ होगा 0, और ये 4t में 3t जाएगा तो बचेगा t, और इसी तरह करके अप टू n टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका ये 0 से t एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से t एफ एक्स प्लस टी को आप बोल सकते हैं एफ एक्स, क्योंकि पीरियोडिक है। फिर सिमिलरली इसको भी बोल सकते हैं एफ एक्स, और इस तरह करके ये n टर्म्स तक जा रहा है, तो इसको आप बोल सकते हैं n इंटू 0 से t एफ एक्स डी एक्स। तो इस तरह से बच्चों पहला प्रॉपर्टी यही है, और इसका प्रूफ भी। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, a से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, ये होगा n 0 से t एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जहाँ बच्चों n जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है, और a जो है ये कोई रियल नंबर है। ठीक है, ये कोई रियल नंबर है।
तो देखिए इसको ग्राफिकली दिखाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ग्राफिकली भी दिखाया जा सकता है एग्जांपल के तौर पर, लेकिन इसका एग्जैक्ट प्रूफ देखने के लिए हम लोग LHS देखते हैं और ये देखते हैं ए से ए प्लस NT FHTX। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए से 0 FHTX प्लस 0 से NT FHTX प्लस NT से A प्लस NT FHTX। ठीक है, देखिए A से 0, 0 से NT, NT से A प्लस NT, तो A से A प्लस NT। क्लियर है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A से 0 FHTX और इसके बारे में अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं n इंटू 0 से T FHTX प्लस यहाँ पर देखिए ये फंक्शन पीरियोडिक है T का, तो अगर हम इसी की तरह इसको बनाने का प्रयास करें तो यहाँ अगर हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएं, यहाँ हम लोग NT जोड़ दें तो यहाँ NT घटाना होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा A। तो इसको हम लोग अगर उल्टा के लिखें तो ये हो जाएगा -0 से A FHTX प्रॉपर्टी का यूज करके n 0 से T FHTX और प्लस 0 से, चूँकि ये पीरियोडिक है T का, ये हो जाएगा FHTX। तो ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, बचा आपके पास n 0 से T FHTX। ये याद रखिएगा n नंबर ऑफ साइकिल है, ठीक है, n है नंबर ऑफ साइकिल, n बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय पीरियड। ठीक, अपर लिमिट है a प्लस NT माइनस A बाय T, कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा n। ठीक, ये दूसरा प्रॉपर्टी भी क्लियर है। अगला देखते हैं। MT से NT FHTX ये बराबर होगा n माइनस m 0 से T FHTX। ठीक है, जहाँ n और m इंटीजर है। ठीक, चलिए देखिए, और ये क्या है, नंबर ऑफ साइकिल है, n माइनस m नंबर ऑफ साइकिल है। तो LHS अगर देखें तो ये है MT से NT FHTX, इसको हम लोग लिख सकते हैं MT से 0 FHTX और प्लस 0 से NT FHTX। ठीक, ओके, तो इसको अगर हम लोग सेट करें, इसको हम लोग लिख सकते हैं -0 से MT FHTX और इसको हम लोग वैसे ही लिख दिए FHTX। तो देखिए ये पहला प्रॉपर्टी से ये m है नंबर ऑफ साइकिल, ये आगे आएगा तो -m 0 से T FHTX और प्लस m 0 से T FHTX। इस दोनों को अगर जोड़ दें तो हम लोग का रिजल्ट आ चुका है n माइनस m 0 से T FHTX। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रॉपर्टी 3 हो। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, वो है NT से A प्लस NT FHTX, ये हो जाएगा 0 से A FHTX। ठीक है, और पांचवा अगर देखें A प्लस NT से B प्लस NT FHTX, ये हो जाएगा A से B FHTX। ठीक है, ये 5 ही प्रॉपर्टी है बच्चों। तो चौथा प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें इसका प्रूफ, ठीक है, तो ये है LHS और ये बराबर है NT से A प्लस NT FHTX। तो अब ये फंक्शन चूंकि T का पीरियोडिक है तो यहाँ पर अगर हम लोग Fx प्लस NT करेंगे तो यहाँ NT हम लोग को माइनस करना होगा, ये बचेगा इतना, और x प्लस NT क्या होगा
एफ एक्स टी एक्स होगा। तो हम लोग का ये प्रूफ हो चुका है। पांचवा का प्रूफ देखें, ए प्लस एन टी, ये एल एच एस है पांचवा का, से बी प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। अब आपको खुद समझ में आ गया होगा, यहाँ से एन टी अगर उड़ाना है तो यहाँ इसमें जोड़ना होगा, एक्स प्लस एन टी अगर कर दें तो यहाँ से एक ए बचेगा और यहाँ से बी बचेगा और ये बचेगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो आप देख सकते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्या ज़बरदस्त यूज है। तो ये बच्चों इस पर आधारित कुछ अब हम लोग कुछ सवाल है, ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है और ये पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। अब हम लोग कुछ सवाल इस पर देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों इस पर कुछ सवाल। तो बच्चों देखते हैं इस पर पहला सवाल। ये वैल्यू दिया है आई का वैल्यू निकालना है और ये है सिग्मा n इक्वल टू 1 से 100 और लिमिट दिया है n-1 से n, ठीक है, और e टू दी पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, इसका वैल्यू निकालना। तो n का वेरिएशन 1 से है तो आप इसको यहाँ पर 1 बैठा दीजिए, तो ये हो गया 0, यहाँ रहेगा 100 तो 100 e टू दी पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब ये जो है बच्चों ये एक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है 1, ठीक है, इसका पीरियड 1 है। तो 100 इंटू 1 और 0 इंटू 1, तो आप 100 प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे आप 0 से एन टी एफ एक्स टी एक्स, ये हो जाएगा n इंटू 0 से t एफ एक्स टी एक्स, ठीक है। तो 100 आगे आएगा और ये आ जाएगा 0 से 1 e टू दी पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। तो अब देखिए ये हो गया 100, 0 से 1 अगर लेंगे आप तो उसमें 0 से 1 अगर है x का वेरिएशन तो इसका वैल्यू होगा 0, तो बचेगा e टू दी पावर x dx। और अब इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो e टू दी पावर x आएगा, 0 से 1 आएगा 100 e माइनस e टू दी पावर 0, यानी 100 इंटू e माइनस 1, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2 क्या है, i इक्वल टू माइनस पाई से 199 पाई और 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। तो इसको लिखें माइनस पाई से 199 पाई और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी मॉड ऑफ साइन एक्स dx। अब इसका पीरियड होता है बच्चों पाई, ठीक है। तो इसका पीरियड अगर पाई है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब बाय पाई कीजिएगा तो 199 माइनस और पाई माइनस माइनस पाई, यानी हो जाएगा यहाँ 200 और ये हो जाएगा 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है। अब 0 से पाई के बीच में अगर आप आएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 यूनिट यहाँ से और 1 यूनिट यहाँ से, यानी 2 यूनिट, यानी 200 गुना 2, ये हो जाएगा 400, ठीक है। ये बच्चों याद रखना होगा आपको कि आगे में जो चीज़ होता है वो नंबर ऑफ साइकिल होता है। इस फंक्शन का पीरियड पाई होता है, तो आप देखिए यहाँ पर जो आप नंबर ऑफ साइकिल लिखते हैं वो होता है अपर लिमिट 199 पाई माइनस माइनस पाई और इसका पीरियड है पाई, तो ये हो गया 200 पाई बाय पाई, तो ये 200 है, ठीक है। तो वैसे ही लिखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसका 400 वैल्यू हुआ तो ऑप्शन इसका हो गया बच्चों बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, 0 से 16 पाई बाई 3 मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स का पीरियड जो है वो होता है पाई का, ठीक है। पाई का फंडामेंटल पीरियड इसका पाई होगा, 2 पाई भी होगा, 3 पाई भी होगा, लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा, ठीक है, पीरियड होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा अगर लिखें
5 पाई प्लस पाई बाई 3, ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसको तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं 0 से 5 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 पाई से 5 पाई प्लस पाई बाई 3 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका पीरियड पाई होता है, 5 आगे गया 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ पर देखिए एन टी से एन टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 3 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए एम टी से एन टी प्लस ए, अगर ऐसा दिया हुआ है, सॉरी एन टी से एन टी प्लस ए और एफ एक्स टी एक्स, इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे 0 से एफ एक्स टी एक्स, तो ये चीज़ यहाँ लग रहा है। ठीक है, अब देखिए 0 से पाई के बीच में मॉड ऑफ साइन एक्स का वैल्यू होता है 2 प्लस, और 0 से पाई बाई 3 के बीच में यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, साइन एक्स ही बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और ये 0 से पाई बाई 3 तो बच्चों 5 2 या 10 प्लस, और ये माइनस को बाहर निकाल दीजिए, तो कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा हाफ और कॉस 0 हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 10 माइनस हाफ, 10 प्लस हाफ 21/2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 4, और दिया है टी एक फिक्स्ड रियल नंबर है, कंटिन्यूअस फंक्शन है और इसका पीरियड टी है, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स है, इसका मतलब इसका पीरियड क्या है, टी है। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन में हम लोग पढ़े। ठीक है, आई का वैल्यू आपको दिया है 0 से टी एफ एक्स टी एक्स, आपको वैल्यू निकालना है 3 से, इसको आई डैश मान लेते हैं, 3 से 3 प्लस 3t और f2x dx। ठीक है, इसका पीरियड, इसका वैल्यू निकालना है आई के टर्म में। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ हम fx अगर करें, मतलब इसको 2 से डिवाइड करें, कर दीजिए इसको 2 से डिवाइड, तो f2x/2 कर रहे हैं आप, तो यहाँ भी डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 6 और 6 प्लस 60, तो ये हो जाएगा हाफ एफ एक्स डी एक्स और 6 से 6 प्लस 60। ठीक है बच्चों, इतना शॉर्ट में ये बनाता है बच्चों कि आप इधर उधर से भी अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा करके बनाया गया, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बहुत स्पीड में सवाल बनेगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी अगर आप देखें ए से ए प्लस एन टी, तो क्या हो जाएगा हाफ 0 से 60 एफ एक्स टी एक्स। ठीक है, अब इसका पीरियड चूंकि है टी का, तो 6 आगे आएगा, तो हाफ इंटू 6 0 से टी एफ एक्स टी एक्स, और ये 3 बार में चला गया, तो बचा आपके पास क्या 3 आएगा, तो आपके पास ऑप्शन हो गया बच्चों सी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को एफ एक्स देखना चाहिए था। ठीक है, तो एफ एक्स कैसे मिलेगा, जब यहाँ पर 2x को 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना से डिवाइड किए हैं उतने से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड यहाँ किए हैं, यहाँ भी 1/2 किए, लेकिन यहाँ पर जो काम होगा वो सेम काम होगा, लेकिन अगर यहाँ आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, वही चीज़ की है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों सवाल नंबर 5, एफ एक्स का वैल्यू है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यानी एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हुआ है और आपको इसका वैल्यू निकालना है। आप इसको बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, -1 से 1 एफ एक्स टी एक्स। ठीक है, यानी एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ओके, तो -1 से 1 ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का
जो है पीरियड होता है 1, ठीक है, इसका पीरियड होता है बच्चों 1। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, इसका पीरियड 1 होता है। तो आप यहाँ से देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ क्या बार आया होगा, तो 1 -1, और इसका पीरियड होता है 1 का, तो 1 और 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ये हो गया यहाँ 2, 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू आएगा x dx। सॉल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा हाफ x स्क्वायर, 0 से 1, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1, यानी इसका वैल्यू आया बच्चों ये। आप इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। देखिए ये हो गया -1, ये 0 और ये 1, -1 से 0 के बीच में ग्राफ ऐसा आएगा, 0 से 1 के बीच में ग्राफ ऐसा आएगा। ये दोनों एरिया को आप जोड़ दें, एक ही जैसा एरिया होगा, तो इसका एरिया अगर निकालेंगे तो ये तो है y = 1 और ये y = 0, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 यूनिट है, ठीक है। तो टोटल एरिया यही इसका ग्राफ होगा, वैल्यू दोनों x एक्सिस के ऊपर है, तो हाफ × 1 × 1 × 2, तो डायरेक्ट हो गया, ठीक। चलिए और सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 6। fx का वैल्यू है x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब ये ऑड है, और 1 प्लस, इसको लिख देते हैं बच्चों 1 - x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कब, जब ये इवन है। और उसके बाद fx का वैल्यू भरना है, और हम लोग को ये वैल्यू निकालना है π²/10, इसको i मान लेते हैं बच्चों, इंटू -10 से 10 fx cos πx dx। तो पहले fx का वैल्यू हम लोग के पास आना चाहिए, तो fx क्या है। तो आप देखिए जब mod x ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो ऑड है, तो मान लीजिए ये है आपका ऑड, तो 1 है, 2 है, 3 है, माइनस में भी हो सकता है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह है जब। तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो यानी x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। तो उस समय fx का वैल्यू क्या होगा, अगर ये ऑड है उस केस में fx का वैल्यू होगा x - 1, फिर होगा x - 3, फिर होगा x - 5, x - 7, ये सब fx का वैल्यू होगा जब when इतना ही ऑड, मतलब इसका वैल्यू ये है, यानी ये जो x - 1 है, यानी mod x बॉक्स ऑफ x अगर 1 है, इसका मतलब इस केस में ये जो फंक्शन है ये 1 से बड़ा और 2 से छोटा के लिए, ये 2 से बड़ा, ये x - 3 है, mod एक बॉक्स x का वैल्यू 3 है, यानी 3 से 4 के बीच में, ये 5 है, यानी ये 5 से बड़ा 6 से छोटा, इस तरह का जा रहा है कहानी। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग ग्राफ खींचें, है ना, और ये 10 तक ले जाना है हम लोग को, 7, 8, 7 हुआ, फिर 9 हुआ, और 9 तक, उसके बाद 11 पहुंच जाएगा, तो वो तो जाना नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, 1 से 2 तक, तो ये 0 हो गया, फिर और माइनस भी में भी जाना है, तो और भी नंबर इधर आएगा, पहले हम लोग 1 चेक कर लेते हैं, ठीक है, 1 से 2 तक, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसका ऊंचाई 1 तक ही होगा, ठीक है। ये हो गया 2, तो 1 से 2 के बीच में x - 1 का जो ग्राफ होगा वो ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। फिर x - 3 का ग्राफ है ना, तो x - 3 का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ होगा,
फिर आगे भी होगा इस तरह का 5 से 6 के बीच में इस तरह का ग्राफ होगा जब ये ऑड है। अच्छा, और भी होगा इधर जब ये होगा +1 तब x +1 हो जाएगा। अगर आपका ये होगा -1 -3, मतलब और भी वैल्यू हो सकता है, -3 -5 -7 -9 ये भी हो सकता है। तो अगर यहाँ -1 भरिएगा तो ये x +1 होगा, लेकिन ये -1 कब होगा? जब -2 से -1 के बीच में रहेगा तो इसका वैल्यू -1 होगा। ठीक, -2 से -1 के बीच में, यानी -2 से -1 के बीच में अगर है तो इसका वैल्यू होगा y = x +1। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ इस तरह से चलता रहेगा। अब छाप चेक करते हैं कि वन ये अगर इवन है यानी x का वैल्यू 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 और ये माइनस में भी है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगा? fx का वैल्यू, ठीक, इसका वैल्यू होगा, अगर इसका वैल्यू 0 है ये होगा 1 - x। फिर दूसरा अगर 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू अगर 2 है तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व भी कर देते हैं बच्चों, 1 - x प्लस इतना। तो अगर इसका वैल्यू 2 है तो fx का वैल्यू 3 - x होगा। ठीक है, इसका वैल्यू अगर 2 रखेंगे आप तो 2 और 1 3 - x होगा। अगर आप 4 रखेंगे तो 5 - x होगा और इस तरह से जाएगा। तो अब इसको भी देख लेते हैं। 1 - x है तो 1 - x का ग्राफ ऐसा आएगा और ये 0 है, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में है। ये बॉक्स x का वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब x का वेरिएशन 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। फिर अगला ग्राफ 3 - x का कुछ ऐसा आएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं बच्चों कि इस तरह से ये यहाँ से इधर का वैल्यू -2 -4 -6 -8 -10 जब होगा ये ग्राफ इधर भी आएगा। ठीक है, तो लगता है ये गड़बड़ हो गया है। हाँ, ये सही है। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, यहाँ -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में अगर ये ग्राफ होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा और उस केस में ये x +1 का ग्राफ देगा। x +1 का ग्राफ, y = x +1 का ग्राफ, वो तो सही है। ये वाला ग्राफ जो है बच्चों -1 से 0 के बीच में, तो जब इसका वैल्यू -1 है, इसका वैल्यू -1 है तो fx का वैल्यू x +1 होगा। तो x +1 का ग्राफ अगर खींचेंगे आप, y = mx + c का ग्राफ, mx + c का ग्राफ ऐसा आएगा, यानी ये ग्राफ ऐसा होगा। ये गलत ग्राफ है, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ होगा। तो हम लोग देख चुके हैं कि फंक्शन का ऐसा नेचर है। ठीक है, अब हम लोग को -10 से 10 के बीच में देखना है, -10 से 10 के बीच में। तो इस फंक्शन का अगर पीरियड देखें हम लोग तो पीरियड कितना का होता है? 2 का पीरियड है। देखिए, है ना, 1 से 3 के बीच में भी इसी तरह फंक्शन रिपीट कर रहा है, या अगर यहाँ डॉट आ रहा है तो ये डॉट भी जो है 2 इंटरवल पर आ रहा है, तो इसका पीरियड 2 यूनिट का है। ठीक है, तो ठीक है, अब इस फंक्शन को हम लोग -10 से 10 fx cos πx dx में देखते हैं। तो i का वैल्यू लिख रहे हैं
पाई स्क्वायर बाय 10 माइनस 10 से 10 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर, तो ये फंक्शन का पीरियड अगर 2 है बच्चों, तो अपर लिमिट माइनस ऑफ माइनस लोअर लिमिट 10 10 20, पहले इसको लिख दिया जाए 20/2 यानी 10 और 0 से 2 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स होगा। ओके, अब ऊपर थोड़ा इरेज करते हैं बच्चों। ये 10 और 10 कैंसिल हो गया। आई का वैल्यू आपके पास बचा पाई स्क्वायर 0 से 2 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। तो पाई स्क्वायर यहाँ रहा, और 0 से 2 में अगर हम लोग आए तो फंक्शन का नेचर 2 बार बदल रहा है। एक बार ये है, तो ये फंक्शन जो है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, और ये फंक्शन y इक्वल टू, ये फंक्शन y इक्वल टू अगर देखें तो ये है x माइनस 1, ठीक है। तो इसको अगर चेंज करें तो 0 से 1 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस 1 से 2 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा पाई स्क्वायर 0 से 1 में कॉस एफ एक्स का वैल्यू है 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, प्लस 1 से 2 में एफ एक्स का वैल्यू है x माइनस 1 कॉस पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। पाई स्क्वायर 0 से 1, इसको इसके साथ गुना किए तो कॉस पाई एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1 एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, प्लस 1 से 2 एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स माइनस 1 से 2 कॉस पाई एक्स डी एक्स, ये आएगा, ठीक है। 0 से 1 तो इसका बच्चों यहाँ से पाई स्क्वायर हुआ, कॉस पाई एक्स का हो गया इंटीग्रेशन 1/पाई साइन पाई एक्स, और ये 0 से 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक्स कॉस पाई एक्स का अलग से इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, है ना। ये हुआ एक्स, ये हो गया कॉस पाई एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हुआ, कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 1/पाई साइन पाई एक्स होगा, फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, और इसका इंटीग्रेशन माइनस 1/पाई स्क्वायर और कॉस पाई एक्स होगा। तो इंटीग्रेशन बनेगा आपका इसके साथ, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ यहाँ से, तो यहाँ से बनेगा x/पाई साइन पाई एक्स और प्लस 1/पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन बनेगा x/पाई साइन पाई एक्स और प्लस 1/पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स। तो यहाँ लिख दीजिए x/पाई साइन पाई एक्स प्लस 1/पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स 0 से 1, प्लस यहाँ भी वही चीज़ है x/पाई साइन पाई एक्स प्लस 1/पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स 1 से 2, और कॉस पाई एक्स का माइनस 1/पाई करेंगे, कॉस पाई एक्स का 1/पाई बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन पाई एक्स और 1 से 2। ओके, अब इसको इरेज करते हैं बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर पाई स्क्वायर टोटल के साथ है,
यहाँ पर ये ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं बच्चों, ठीक है। जब आप 1 भरिएगा तो ये होगा साइन पाई, जो 0 हो जाएगा, और 0 भरने पर भी 0, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ साइन 2 पाई 0, साइन पाई 0, तो ये भी कैंसिल हो गया। यही दोनों इंटीग्रल बचा। पाई स्क्वायर यहाँ कैंसिल करते हैं, यहाँ पर आ गया माइनस। यहाँ पर अगर 1 भरेंगे, ये माइनस, और यहाँ पर एक ब्रैकेट दीजिए, अंदर का फंक्शन माइनस के। अब यहाँ अपर लिमिट अगर भरेंगे तो ये होगा 0 प्लस कॉस पाई, यानी माइनस 1/पाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट अगर भरेंगे तो ये होगा 0 और ये होगा 1, तो 1/पाई स्क्वायर, ठीक है। और प्लस यहाँ अगर देखें तो 2 अगर भरें तो ये 0 होगा, और cos 2 पाई होगा 1, तो 1/पाई स्क्वायर, माइनस 1 अगर भरेंगे तो ये 0 होगा, और cos पाई होगा -1, तो -1/पाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बचा बच्चों पाई स्क्वायर इंटू ये माइनस ऑफ -2/पाई स्क्वायर प्लस 2/पाई स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया पाई स्क्वायर इंटू 4/पाई स्क्वायर, तो आंसर हो गया आपका 4। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 7, और वो दिया है 0 से n पाई प्लस v मॉड ऑफ साइन x dx, और उसको वो प्रूव करने बोल रहा है जहाँ v 0 से पाई के बीच में कोई नंबर है, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से n पाई मॉड ऑफ साइन x dx प्लस n पाई से n पाई प्लस v मॉड ऑफ साइन x dx। इसको अगर तोड़ें तो n इंटू 0 से पाई मॉड ऑफ साइन x dx प्लस 0 से v मॉड ऑफ साइन x dx। प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी का यूज हुआ है n इंटू 0 से t fx dx, और यहाँ पर nt से nt प्लस a, तो 0 से मॉड ऑफ साइन x dx, यानी मॉड ऑफ यानी fx dx जो भी है। तो अब यहाँ से देखें 0 से पाई के बीच में अगर हम लोग देखें, और ये जो v है बच्चों, v जो है वो 0 से पाई के बीच का कोई नंबर है, तो 0 से पाई के बीच में फंक्शन जो है वो पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो आप इसको पहले चेंज ही कर लीजिए। अच्छा, पहले यहाँ साइन मॉड ऑफ साइन x का अगर ग्राफ देखें आप, तो 0 से पाई, और ये कितना वैल्यू होगा 2, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 2n प्लस ये हो जाएगा 0 से v साइन x dx। क्यों? क्योंकि v जो है 0 से पाई के बीच का कोई वैल्यू, यानी ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है जहाँ साइन पॉजिटिव होता है। ये हो जाएगा 2n माइनस कॉस v 0 से v कॉस x 0 से v, और ये हो गया 2n माइनस कॉस v माइनस कॉस 0, ये हो गया 2n माइनस कॉस v प्लस 1, 2n माइनस कॉस v प्लस 1, यानी आ चुका है बच्चों, यानी हो गया 2n प्लस 1 माइनस कॉस v, प्रूव हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 क्या है कि gx का वैल्यू है 0 से x cos टू दी पावर 4t dt, और gx प्लस पाई, तो gx प्लस पाई का वैल्यू होगा 0 से x प्लस पाई cos टू दी पावर 4t dt, और g पाई का वैल्यू अगर देखें बच्चों, ये होगा 0 से पाई
cos to the power 40 dt। मतलब जहाँ x है वहाँ पाए रखे तो 0 से पाए cos to the power 40 dt हुआ। जहाँ x प्लस पाए भरे, जहाँ x है वहाँ x प्लस पाए भरे, तो ऐसा कहानी हुआ। ठीक है, ओके। अब जी x प्लस पाए को देखना है हम लोग को। तो ये हुआ 0 से x प्लस पाए cos टू दी पावर 40 dt। cos टू दी पावर 4x का पीरियड कितना होगा बच्चों? इवन है तो पाए होगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया 0 से x cos टू दी पावर 40 dt प्लस x से x प्लस पाए cos टू दी पावर 40 dt। ठीक है, ये हो गया आपके पास gx प्लस x से x प्लस पाए cos टू दी पावर 40 dt। इसको आप प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं 0 से पाए cos टू दी पावर 40 dt। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं बच्चों, जितना है यहाँ उतना ही यहाँ है। तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि इसका पीरियड है पाए का, ये हो जाएगा 0 से पाए cos टू दी पावर 40 dt। ये हो जाएगा gx प्लस ये क्या था, ये g पाई था। तो ये हो गया आपका आंसर gx प्लस g पाई, यानी ऑप्शन हो गया आपका ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखते हैं कि ये 3 फंक्शन दिया है 0 से n dx। तो ये चूंकि इसका पीरियड 1 का होता है, ये हो जाएगा n 0 से 1, और ये डायरेक्ट इतना dx। तो n यानी 0 से 1 x dx, यानी इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा n/2। ठीक है, और 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, इसको आप लिख सकते हैं 0 से n x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। और इसको आप लिख सकते हैं 0 से n x dx माइनस 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 x स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट n²/2 और माइनस n/2। सॉल्व करेंगे तो n/2 इंटू n-1 होगा। ठीक है, और लास्ट वाला ये वैल्यू दिया ही है। इसको अगर हम लोग मान लें a, इसको मान लें b और इसको मान लें c, 10 इंटू n² माइनस n। अब ये बोला 3 टर्म्स है जो जीपी में है, तो a b c जीपी में है। इसका मतलब b² का वैल्यू होगा ac के बराबर। तो हम लोग b² निकालते हैं, n²/4 इंटू n-1 का स्क्वायर ac के बराबर। a का वैल्यू है n/2 और c का वैल्यू 10। इसको लिख सकते हैं हम लोग n-1 n इंटू n-1। ठीक है, तो एक n-1 से ये कैंसिल हुआ, एक n² से ये n² कैंसिल हुआ। ठीक है, और 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो n-1/2 का वैल्यू 10 हुआ, n-1 का वैल्यू 20 हुआ, तो n का वैल्यू 21 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपके पास सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 10। ठीक है, एक फंक्शन r से r में है जो कंटिन्यूअस फंक्शन है और जो सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को f(x + f(x + k = n)। ठीक है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक कंडीशन दिया है कि I1 का वैल्यू है आपका 0 से 4n के f(x dx) है, और I2 का वैल्यू आपको दिया है -k से 3k f(x dx)। ठीक है, देखिए ये एक फंक्शनल इक्वेशन दिया है, तो x के जगह पर आप x + k अगर भरेंगे तो ये हो जाएगा f(x + k + f(x + 2k = n।
दोनों का RHS बराबर है तो LHS बराबर कर दीजिए। तो fx प्लस के प्लस fx प्लस 2k, मतलब ये 1 है ये 2 है, तो 1 और 2 से ये हो गया fx प्लस fx प्लस k, ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो बचा आपके पास x प्लस 2k का वैल्यू fx। इसका मतलब इसका पीरियड जो है वो 2k, यानी एक पीरियोडिक फंक्शन है बच्चों। तो देखिए यहाँ से I1 का वैल्यू है 0 से 4nk fx dx, और इसका पीरियड 2k है। तो यहाँ से 4nk माइनस 0/2k और 0 से 2k fx dx, नंबर ऑफ साइकिल इंटू 0 से t fx dx, n इंटू 0 से t जिसको आप बोलते हैं। तो ये क्या हो गया कट के 2k कैंसिल हो जाएगा, तो 2n बचेगा, 0 से 2k fx dx। ठीक है, I2 को अगर देखें ये है माइनस k से 3k fx dx, तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और बाय इसका पीरियड है 2k इंटू 0 से 2k fx dx। ये हो गया 4k/2k, यानी 2 0 से 2k fx dx। अब कहानी में मांग रहा है I1 प्लस 2I2, I1 प्लस NI2। अगर इसको हम n से गुना करें ये एक ही टाइप का इंटीग्रल आ जाएगा, n से अगर गुना करें तो ऐसा करते हैं I1 प्लस NI2 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 2n, यहाँ भी 2n, यानी हो गया 4n 0 से 2k fx dx। अगर हम लोग के पास ये इसका वैल्यू आ जाए तो कोई ना कोई ऑप्शन मैच हो जाएगा। इस चीज़ का यूज करते हैं बच्चों। फिर से दिया आपके पास fx प्लस k इक्वल टू n, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से k में, fx dx प्लस 0 से k fx प्लस k dx बराबर n 0 से k fx dx। ठीक है, ओके, ये हो गया 0 से k fx dx प्लस यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर लगाएं बच्चों, ठीक है, तो यहाँ k घटाना होगा तो यहाँ दोनों जगह k जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा k से 2k fx dx, और यहाँ बचेगा आपका, यहाँ तो सिर्फ n था, fx का है दीजिए, ये हो जाएगा n की। और देखिए 0 से k और k से 2k, ये आ गया डायरेक्ट 0 से 2k fx dx, और इसका वैल्यू आ गया कितना n के, यहाँ n के भर दीजिए। तो यहाँ देखिए 1 से, ठीक है, 1 से देखिए क्या हुआ है I1 प्लस NI2 4n इंटू nk, ये हो गया 4n²k, यानी आपका ऑप्शन हो गया बच्चों सी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये सब सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बच्चों सवाल नंबर 11 है, और वो दिया है I इक्वल टू -3 से 101 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स पाई एक्स dx प्लस, इसको अलग अलग कर लेते हैं तो -3 से 101 e टू दी पावर cos 2 पाई एक्स dx, साइन पाई एक्स cos 2 पाई एक्स dx cos 2 पाई एक्स dx। ठीक है, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं बच्चों, -3 से 101 बॉक्स ऑफ साइन पाई एक्स dx। ओके, तो देखिए साइन x रहता तो इसका पीरियड होता 2 पाई, साइन पाई x है तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई/2, और साइन पाई x है तो इसका पीरियड
2 पाई बाय पाई यानी 2 का हो जाएगा। x का कोफिशिएंट से डिवाइड मारते हैं तो हो जाएगा 2 का। तो नंबर ऑफ साइकिल कितना आएगा 101 माइनस माइनस 3/2 और 0 से 2 साइन पाई एक्स dx। ये हो गया 104/2 यानी 52, 0 से 2 साइन पाई एक्स dx। अब साइन पाई एक्स का ग्राफ कैसे खींचा, तो सबसे पहले देखिए साइन एक्स का ग्राफ खींचिए आप, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत होगा। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आप खींचेंगे तो कुछ ऐसा होगा, पाई 2 पाई, ठीक है। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ओरिजिनल कटिंग पॉइंट था 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, वहाँ पर फंक्शन एक्स एक्सिस को काट रहा था। अब साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाना है तो ये सारे कटिंग पॉइंट को पाई से डिवाइड मार दीजिए। तो अगला बार ये साइन पाई एक्स का ग्राफ मिल जाएगा आपको। तो ये मिलेगा 0, 1 और 2 पर, ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू साइन पाई एक्स का ग्राफ। ओके, तो इसको आप इंटीग्रेट करते हैं। ये हो गया 0 से 1 साइन पाई एक्स dx प्लस 1 से 2 साइन पाई एक्स dx। तो देखिए ये हो गया 52। 0 से 1 के बीच में आइएगा तो इसका लिमिट 0 से 1 के बीच में का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा तो इसका पूरा वैल्यू समाप्त हो गया। 1 से 2 के बीच में आइएगा तो इसका वैल्यू -1 से 0 के बीच में आएगा। तो -1 से 0 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, तो -1 से 2 dx बचेगा आपके पास। तो ये हो गया -52, ठीक है। ये होगा -52। ओके, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं -52। अब इसका वैल्यू निकालना है। ओके, चलिए इसका वैल्यू भी निकाल देते हैं। I2 कंसीडर कर लिए -3 से 101 e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 पाई एक्स dx। देखिए यहाँ cos x का पीरियड होता है 2 पाई का, तो cos 2 पाई x का पीरियड होगा 2 पाई बाई 2 पाई का, यानी 1 का पीरियोडिक है, ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर खींचें cos x का अगर ग्राफ खींचे बच्चों तो ऐसा होता है cos x का ग्राफ। ऐसा cos x का ग्राफ होता है 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और यहाँ 2 पाई और यहाँ पाई, ठीक है। ओरिजिनल कटिंग पॉइंट को 2 पाई से डिवाइड कीजिए। तो पहला यहाँ आएगा, ये 0 पर तो यहीं रहेगा। पाई बाई 2 से 2 पाई को डिवाइड कीजिएगा तो 1/4 आएगा। इसका ग्राफ ऐसे पहले बना लीजिए। और ओरिजिनल कटिंग पॉइंट आया था आपके पास 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। सबको 2 पाई से डिवाइड मार दीजिए। तो 2 पाई से डिवाइड मारिएगा तो पहला 0 ही होगा। इसको 2 पाई से डिवाइड मारिएगा 1/4 आएगा। इसको 2 पाई से डिवाइड मारिएगा 3/4 आएगा और इसको तो 1 आएगा, ठीक। इसका पीरियड 1 का है, ये तो डायरेक्ट हो गया 104/1 यानी 104 ही होगा। और 0 से 1 e टू दी पावर cos 2 पाई x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 1/4, ठीक, e टू दी पावर cos 2 पाई x dx प्लस 1/4 से 3/4
पाई नहीं होगा बच्चों, 3/4 होगा। e टू द पावर cos 2πx dx प्लस 3/4 से 1 cos 2πx dx। ठीक है, 0 से 1/4 जाएंगे तो अपर लिमिट 1 तक है, लोअर लिमिट -1 तक है। ठीक है, 0 से 1 तक जाए तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ 0 ने लिख देना, e टू दी पावर 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक, ये होगा 104 और 0 से 1/4 e टू दी पावर 0 1 हो गया, तो बचा dx। यहाँ देखें 1/4 से 3/4 में इसका वैल्यू -1 होगा, तो e टू दी पावर -1 यानी 1/e हुआ, और यहाँ हुआ dx 1/4 से 3/4। 3/4 से 1 के बीच में इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू e टू दी पावर 0 1 हुआ, तो ये हो गया dx 3/4 से 1। ठीक है, तो अब इधर इरेज करते हैं बच्चों। तो यहाँ से आपके पास आया 104, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस 3/4 में 1/4 गया 2/4 यानी 1/2e, और 1 - 3/4 यानी 1/4। ठीक है, तो 104 और 1/4 और 1/4 हो गया 1/2 प्लस 1/2e। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 52 प्लस 52/e। तो अब देखिए I2 का वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग I का वैल्यू निकालेंगे तो I1 प्लस I2 होगा, और I1 का वैल्यू -52 था, इसका वैल्यू +52 प्लस 52/e है, तो आएगा वैल्यू बच्चों 52/e, यानी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें बच्चों, तो ये है 0 से 20 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर dx। तो सबसे पहले देखें कि ये जो फंक्शन है इसका पीरियड क्या है, f(x) = मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या है। तो सबसे पहले देखें कि इसका पीरियड है पाई, इसका भी पीरियड है पाई, और f(x) एक इवन फंक्शन है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ इंटू LCM ऑफ पाई और पाई। ये एक विशेष टेक्निक है बच्चों, नहीं तो यहाँ पर भर भर के देखा जाता है। ठीक है, आप डायरेक्ट ही देखें कि इसका पीरियड पाई होता है, इसका पीरियड भी पाई होता है, और पूरा फंक्शन एक इवन फंक्शन है। x के जगह -x भरेंगे आप, फिर वही फंक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका पीरियड जो होगा हाफ इंटू LCM ऑफ पाई पाई होगा, क्योंकि ये दोनों कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो ये हो जाएगा π/2। अब देखिए इसका पीरियड आ चुका है हम लोग के पास π/2। इस I को हम लोग लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय π/2 इंटू 0 से π/2 और मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर dx। ये हो जाएगा ऊपर में 40, पाई कैंसिल होगा, 40 होगा। 0 से π/2 में मॉड ऑफ साइन एक्स होगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स होगा, और इसका स्क्वायर dx। ये हो जाएगा 40 और 0 से π/2, इसको अगर आप खोलेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो जाएगा, और ये होगा dx। 40 यहाँ पर बचेगा dx 0 से π/2, और यहाँ पर साइन 2x dx 0 से π/2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 40, और ये हो जाएगा π/2 प्लस साइन 2x का
इंटीग्रेशन आप करेंगे तो -1/2 cos 2x होगा 0 से π/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 40 π/2 माइनस हाफ, यहाँ से cos पाई होगा -1 और cos 0 भी होगा -1, ठीक है। ये हो जाएगा 40 π/2 और प्लस 1, ये हो जाएगा एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा 20 × π+2, ठीक है। 20 × π+2 यानी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका डी, ठीक है। अब ये 2 लास्ट सवाल है बच्चों आज के लेक्चर का। तो ये सवाल 13 नंबर देखते हैं। ये भी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लिखा हुआ नहीं है। तो आईआईटी का f(x) इज एन ऑड फंक्शन। तो फंक्शन अगर ऑड है और डिफाइंड है -t/2 से t/2, ठीक है। f(x) = -f(x), इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ठीक है। और इसका पीरियड t है, यानी f(x + t = f(x) है। तो प्रूव करने बोल रहा है φx = a से x ft dt इज ऑल्सो पीरियोडिक विद ए पीरियड t। तो इसका मतलब हम लोग के पास आना चाहिए f(x + t) का वैल्यू अगर निकालें और वो अगर f(x) के बराबर हो जाए तो φx भी जो है φx + t अगर φx के बराबर हो जाए तो φx क्या हो जाएगा, t का पीरियोडिक है। तो यहाँ से x की जगह x + t भरेंगे तो a से x + t ft dt। इसको हम लोग लिख सकते हैं a से x ft dt प्लस x से x + t ft dt, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का φx। और प्रॉपर्टी से अगर देखें a से a + nt तो ये डायरेक्ट हो गया, चूँकि इसका पीरियड t का है और n 1 ही है, इसका मतलब 0 से t ft dt। अब इस चीज़ को यहाँ ध्यान से समझें। ये फंक्शन जो है -t/2 से t/2 में डिफाइन है और ये -t/2 से t/2 में डिफाइन है और इसका पीरियड t है। तो अगर हम लोग देखें ऐसा कि इसका पीरियड अगर t है और -t/2 से t/2 में डिफाइन है ये, और इसका पीरियड t है, तो देखिए ये कुछ इस तरह का ग्राफ बना रहा है, कुछ इस तरह का ग्राफ, ठीक है। ये पीरियोडिक है t का, मतलब ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। तो -0 से t के विड्थ में जो आपका एरिया होगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके करते हैं। एरिया नहीं है, इसके ऊपर वाला को प्लस इसके नीचे वाला को माइनस लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से सीधा बात है कि 0 से t तक का जो वैल्यू होगा वो तो 0 हो जाएगा और वही वैल्यू होगा -t/2 से t/2 तक के बीच में, यानी इसका वैल्यू भी 0 होगा, यानी ये पूरा इंटीग्रल समाप्त हो चुका है। तो बचा φx। इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं बच्चों। 0 से t/2, ठीक है। तो 0 से t/2 के बीच में अगर ये a है तो ये पक्का -a होगा। अब इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। या फिर -t/2 से t/2 में अगर डिफाइन करने बोला है तो यहाँ भी 0 ही होगा, क्योंकि ये डिफाइन किया गया है -t/2 से t/2 में। तो 0 से t में भी 0 होगा और -t/2 से t/2 में भी 0 होगा, तो ये पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ φx। तो आप देख लीजिए φx + t φx के बराबर है, तो इसका पीरियड क्या हो गया, t हो गया, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल, सवाल नंबर 14। एक फंक्शन है f(x + f(x+1) = 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहीं से चेक कर लेते हैं, x की जगह x+1 डालते हैं, तो ये हो जाएगा f(x+2) = 2। दोनों को बराबर करते हैं, तो f(x+1) + f(x+2) कितना बराबर ये कर रहे हैं, बराबर हो जाएगा f(x + f(x+1) के, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा f(x+2) = f(x). इसका जो पीरियड है वो है 2 का। ठीक है, अब पहला सवाल, पहला कंडीशन दिया है I1 का वैल्यू 0 से 8 f(x dx) है। तो आप देख लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय पीरियड, यानी 4 × 0 से 2 f(x dx). ठीक है, और I2 अगर आप निकालेंगे, ये होगा -1 से 3 f(x dx). तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 + 1 4, 4 / 2, ये हो जाएगा 2, 0 से 2 f(x dx). अब बोल रहा है I1 + I2 निकालिए, तो I1 + I2 जो होगा वो हो जाएगा 6, 0 से 2 f(x dx). इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ओके, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बच्चों। f(x + f(x+1) = 2 दिया है, इसको इंटीग्रेट किए 0 से 1, इसको भी इंटीग्रेट किए 0 से 1 f(x+1) dx, और इसको भी इंटीग्रेट किए 0 से 1 में। ठीक है, तो ये हो गया 0 से 1 f(x dx) प्लस, यहाँ शिफ्ट किए बच्चों, यहाँ 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 जोड़ना होगा, यहाँ भी 1 जोड़ना होगा, तो ये 1 से 2 f(x dx) = 2, 1 - 0 यानी 1 ही रहा, तो ये हो गया 2। देखिए 0 से 1 और 1 से 2, ये हो गया 0 से 2 f(x dx), और इसका वैल्यू है 2। तो यहाँ पर आप अगर 2 बैठा दें तो हो जाएगा 1 से I1 प्लस, और सॉरी यहाँ 2I2 था बच्चों, तो यहाँ 2I2 अगर आप करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर I2 के साथ 2 से अगर गुना करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो I1 + 2I2 अगर आप करेंगे तो 8 × 2 16 हो जाएगा वैल्यू, और ये ऑप्शन सी हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये आज हम लोग के इस टॉपिक का ये लास्ट सवाल था, और इस तरह से ये टॉपिक पर ये वीडियो खत्म हुआ। अगला टॉपिक जो होगा बच्चों एस्टिमेशन का, उसका वीडियो अगले क्लास में आएगा। और इस बार वीडियो बनाने में, डिलीवर करने में थोड़ा लेट हो गया बच्चों, मेरी तबीयत खराब थी और थोड़ा पूजा भी था, दुर्गा पूजा, इस सब में थोड़ा लेट हो गया। अब से आपको टाइम पर वीडियो मिलेगा, और प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो का पूरा कंटेंट बनाने में, और आपके लिए सवाल को ऑर्डर में छांट के लाने में बहुत टाइम लगता है बच्चों, बहुत मेहनत लगता है। तो आप भी इस चीज़ को समझिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को जो है आगे बढ़ाइए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।